आरसीएम चल गया क्या? इतना गुस्सा आया, साला 3 महीने पहले तो मैंने उसको जवाब दिया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार है क्योंकि वो देख नहीं रहा। तो पिछली बार क्या किया, आरसीएम की एनिवर्सरी हुई थी दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, वहां पर मैं उनको ले गया। अब मैं तो कोर लीडर था, मेरे तो आगे रिजर्व सीट थी, अब उनको तो कोई आगे बैठने नहीं देगा, तो मैंने क्या किया, पीछे के गेट से उनको बड़ी मुश्किल से धक्के देकर घुसा दिया। अब वो घुस गए और आपको आश्चर्य होगा कि एक लाइन भी समझ में नहीं आई, क्योंकि पीछे तो आवाज गूंज रही थी, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, इतनी भीड़ थी, एक लाइन भी समझ में नहीं आई। और 3 घंटे तक वो बाहर निकलने का प्रयास करे, 3 घंटे में भी निकल नहीं पाए, 3 घंटे में भी निकल नहीं पाए। उसके बाद अगर कोई आदमी उनसे पूछ ले कि आरसीएम चल रही है क्या, तो वो थप्पड़ मार देते हैं। कोई कहता भाई साहब आरसीएम चल रही है क्या, वो एक थप्पड़ मारते हैं, आरसीएम चल रही है, बेवकूफ 3 घंटे तक तो बाहर नहीं निकल पाया, वो कह रहा आरसीएम चल रही है। हेलो, लोग तब करेंगे जब लोगों को लगेगा कि लोग कर रहे हैं, और जब तक ये दिखाने में सक्सेसफुल हो तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, और जिस दिन दिखाना बंद कर दिया उस दिन ये बिजनेस आप कितने भी माहिर खिलाड़ी है चलेगा नहीं। इसलिए देखना, दिखाना, माहौल बनाना और माहौल दिखाना, ये 2 काम आपने कर दिए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। अभी मैं एसपी वर्मा साहब के साथ वाराणसी में आ रहा था, तो भाई साहब आपको आश्चर्य होगा, मैंने इतना बड़ा हाथी देखा इस होल के बराबर। इस होल को थोड़ा देखिए पीछे तक, थोड़ा पीछे तक देखिए, इतना बड़ा हाथी मेरे यहां से लगाकर इस होल के जितना बड़ा हाथी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बिलीव हो रहा है क्या? ये बिलीव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने नहीं देखा और मैंने। बिलीव आपको इसलिए नहीं है क्योंकि आपने नहीं देखा और मैंने देखा तो मुझे बिलीव है, आपने नहीं देखा तो आपको बिलीव नहीं है। अब मैं यहां से सबको बस में बिठाकर ले जाऊं और इतना बड़ा हाथी दिखा दूं तो बिलीव होगा कि नहीं होगा? तो आपकी बीवी को हो जाएगा, बोलो आपकी वाइफ को हो जाएगा क्या? आपकी वाइफ को बोलो इतना बड़ा हाथी देखो, तो आपकी वाइफ कहेगी पागल हो गया। आपकी वाइफ को भी बिलीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक दिखाओगे नहीं तब तक बिलीव होगा नहीं, और दिखाने के लिए माहौल दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमी देख देख कर ही चार होता है। मैं और एग्जांपल देता हूं, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। आप 16 साल के हैं, 14 साल के हैं, आप एक घर के बाहर से निकलते हैं, आपका पड़ोस का घर है, पड़ोस के घर में अमरूद का पेड़ लग रहा है, बड़े बड़े अमरूद लगे। आप उस घर के सामने से निकलते हैं, एज 14 साल, आपके दिमाग में क्या उथल पुथल होती है? बोलो यंग बच्चे बोलो, क्या दिमाग में आता है? पड़ोस के घर में अमरूद लग रहा है, इतना बड़ा पका हुआ, और आप उस घर के बाहर से निकल रहे, तो आपके मन में क्या इच्छा हो? अमरूद तोड़ लें और खा लें, लेकिन खा पाए नहीं, आपको डर लगता है, तोड़ूंगा, मालिक आ गया तो, उसने पकड़ लिया तो, वो मारेगा तो, पहले भी मारा था, पहले उसको मारा था, पहले का इतिहास ये है, और आप अमरूद कभी नहीं तोड़ते। सही है कि गलत? सही। सही है कि गलत? सही। लेकिन अब सिचुएशन 2 करते, 4 दोस्त एक साथ उसी घर के सामने से निकल रहे, चारों ने एक साथ अमरूद को देखा और चारों ने एक दूसरे की शक्ल को देखा। पूरा आइडिया क्लियर हो जाता कि नहीं हो जाता? कुछ बोलने की जरूरत है क्या? है कुछ बोले, क्योंकि चारों एक ही जैसी सोच हो रहे, तो चारों इशारों में बात करते हैं। क्या कहते हैं? तो दूसरा कहता मालिक आ गया, दूसरा बच्चा डराता है, तो तीसरा डर निकालता, तीसरा क्या कहता है? मालिक से डर रहा, चिंता ही मत, मैं बिल्कुल गेट के सामने खड़ा रहूंगा, जो ही गेट खुलेगा मैं सीटी मार दूंगा। चौथा कहता मैं स्कूटर स्टार्ट करके रखूंगा, और इस बार वो अमरूद आप खा लेते हैं, क्योंकि 4 साथ में हो गए। हम जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो वही काम करना आसान हो जाता है, और एक को समझाना उतना ही कठिन काम हो जाता है। माहौल बनाओ और माहौल दिखाओ, और ये माहौल दिखाना है तो 26-27 तारीख को आ जाना दिल्ली में। एक भी लाइन समझ में नहीं आएगी, भगवान कसम खा के कहता हूं, लेकिन वो जो अंदर घुस गया वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और जो बाहर नहीं निकला उसको सबसे ज्यादा आरसीएम समझ में
आएगा और वो सबके सामने कहेगा आरसीएम चल रहा नहीं भाई साहब, तोड़ना है, 3 घंटे तक तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और जब सारे लोग कहेंगे चल रहा है तो सब लोग करेंगे। दुनिया की कितनी भी मजबूत चीज क्यों न हो, जब तक लोगों को लोग करते हुए नहीं देखेंगे तब तक चार्ज नहीं होंगे। तो आज जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को जिंदगी में याद रखना। ये फॉर्मूला है माहौल बनाना है, और माहौल बनाने के लिए क्या करना है? एक्साइटेड। ये तो दिखा दिया, अब आपको बनाना। जैसे रामेश्वर चाचा बनाते थे, मैंने उनसे पूछा अरे सर आप एकदम अनपढ़, आप कैसे प्लान बताते थे? वो कहा सर प्लान तो बताना ही नहीं आता अभी तक भी। फिर मैंने कहा कैसे लोगों को ले गए? मैंने कहा मैं माहौल बनाता था। मैंने कहा कैसे बनाते थे? 10-20 पढ़े लिखे लोग बैठे होते थे, मैं उनके पास जाकर नीचे की तरफ बैठ जाता और मैं कहता भाई साहब मैं एक ऐसी बात करूंगा आपके सामने कि आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन माहौल बना रहे हैं, आपको बिलीव होगा ही नहीं। आप ये समझोगे कि मैं अनपढ़ बेचारा आदमी इतने पढ़े लिखे लोगों को ये बता कैसे सकता हूं। लेकिन भाई साहब मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, अगर मेरी बात गलत निकली तो मुझे सूली पर चढ़ा देना। कल मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं जिसमें मुझे बताया गया कि लोग कपड़े पहनने से करोड़पति बन गए। जो ही उन्होंने बोला कपड़े पहनने से करोड़पति बन गए, सारे पढ़े लिखे आदमी कहते हंसने लगे। कपड़े तो मैं नहीं पहन रखे, क्या करोड़पति? बोले भाई साहब मुझे पता आप हंसोगे, लेकिन ऐसा होता है। और कल हम चलेंगे पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वहां पर एक व्यक्ति आएंगे जो इस बात को बताएंगे कि कपड़े पहनने से कैसे अमीर बनते हैं। और मेरी बात अगर झूठी निकली तो आप जो कहेंगे वो करेंगे, आने जाने का खर्चा मैं दूंगा और पटना में जो पार्टी करेंगे उसका खर्चा भी मैं दूंगा। और वो जैसे तैसे करके उन सारे पढ़े लिखे आदमियों को एक जीप में ठूस कर कृष्णा मेमोरियल हॉल में पहुंचा दिया। वहां पर मुकेश कुमार तैयार एक एक करके उन पढ़े लिखे लोगों को समझाना चालू किया। वो पढ़े लिखे लोग मेरे संपर्क में आए, उन्होंने रामेश्वर चाचा को छोड़ दिया, लेकिन वो भी तो रामेश्वर चाचा बने क्योंकि वो लेकर आए थे। उन्हें कोई चीज आती है माहौल बनाना और माहौल बनाना और माहौल दिखाना। आपका जो मिलने वाला है वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। आप में से जितनी भी हमारी बहनें बेटी है, अपने पति को जब पहली बार आपसे समझाएंगे कोई नहीं समझेगा, आपके भाई आपसे नहीं समझेंगे। तब तक नहीं समझेंगे तब तक उनको यहां नहीं बिठाएंगे। और जिस दिन बैठ गए वो तुम्हारी बात को मानना चालू कर देंगे। उससे पहले तुम कितना भी बड़ा हो और सिर्फ में कितना चिल्लाता, कितना आता, कितना, अरे भाई कितना आता, इतना आता। तुम आधे घंटे तक भी समझाओगे नहीं समझ आएगा, लेकिन यहाँ पर 15 मिनट की बात में पूरे दिमाग का ऑपरेशन और हर चीज। तो क्या समझ में आया आपको? बोलो मेरी बहनों, थोड़ा तेज बोलो। क्या समझ में आया आपको? माहौल बनाना है और माहौल दिखाना है। और देखना दिखाना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी में, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी की तारीफ आज में कर रहा हूँ, टिकट तो अवेलेबल है नहीं, टिकट कोई अवेलेबल नहीं है, वो तो बिक गई 3 महीने पहले। एक भी टिकट आप लेकर आओगे तो 100 रुपये आपको ब्लैक में देने के लिए देना, ठीक है जी। तो आप जितने भी टिकट है इकट्ठे करके फालतू में क्यों आरसीएम करके धान करते हुए आप 100 रुपये में से कमाओ ना। तुम तुम्हारी अपने से टिकट ला के दो, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते जाओ, जितने टिकट लाओगे मेरे से लेते जाओ, क्योंकि मुझे इस टिकट का वैल्यू पता है, तुम्हें पता नहीं है। तुम ब्लैक मेलर की तरह 100 रुपये में टिकट बेच सकते हो, लेकिन मैं 100 रुपये में जिंदगी बना सकता हूँ किसी की, क्योंकि मुझे पता है कि एक आदमी को भी जबरदस्ती में घसीट कर ले गया वो सुरेंद्र वस्त बनने वाला है। उसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, उसकी आंखें, उसका दिमाग सब खुलने वाला है। तो टिकट तो मिलेगी नहीं, तो फिर आप कहेंगे यार फालतू की तारीफ क्यों कर रहे हो, टिकट तो मिलेगी नहीं। लेकिन मैं तरीका बताता हूं, आपके पास टिकट नहीं है फिर भी आप जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? बचपन के अपने दिन याद करो, जब आप छोटे हुआ करते थे 6 साल के, और आपके मम्मी पापा आपको ले जाते थे मेले में। सिचुएशन समझना, छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा आपको मेले में ले जाते, आप बड़े एक्साइटेड है, सुबह से एक्साइटेड और मेले में जाने के लिए तैयार। अब क्या मम्मी पापा मेले में ले गए, मेला जो भी चालू हुआ, एक खिलौना आपको बहुत अच्छा लगा, आपने पिताजी की औकात को
अच्छा तो क्या औकात समझेगा पिताजी? पिताजी की औकात समझेगा एक खिलौने पे हाथ रख दिया तो बोल देगा यही चाहिए। पिताजी दिलाने से पहले खिलौने वाले से पूछते कितने रुपए का है, तो खिलौने वाला कहता है 100 रुपए का है बाबू। मनाते थे, आप नहीं मानते थे, तो पिताजी अपनी कमान अपनी वाइफ को संभालते थे, यानी तुम्हारी माता श्री को। और पिताजी कहते थे अरे मेरे से समझ नहीं रहा, तुम समझाओ इसे। तो तुम्हारी माँ दुर्गा की तरह आंखें निकालकर तुम्हें समझाता है, समझ में नहीं आ रहा, आगे बहुत अच्छे मिलेंगे, तुम्हें घर पर देखो। बच्चे को पता चल जाता है कि इन दोनों आदमियों की कमजोरी क्या है। ये घर पर तो अब तक मेरी बुराई कर चुके होते, लेकिन ये मेले में सारे रिश्तेदारों दोस्तों के सामने मुझे कभी नहीं पीटेंगे। और जब इस कमजोरी का आपको पता चल जाता है तो आप क्या करते हैं, आप एक एक करके घेर बदलते हैं। पहले आप धीरे कहते हैं मुझे यही चाहिए, फिर पिताजी डराते हैं तो थोड़ा तेज बोलते हैं मैं यही लेके आऊंगा, फिर माता जी को डराते हैं तो आप कहते हैं मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मुझे यही चाहिए। आपको फिर वो डराते हैं तो आप वहीं पर बैठ जाते हैं, मैं लेकर आऊंगा, उठूंगा ही नहीं। और अगर वो डराते हैं तो आप दौड़ जाते हैं कि मैं उठूंगा नहीं। और इसी का नतीजा होता है कि आपकी माँ पिताजी को ये खिलौना तुम्हें दिलाना पड़ता है, क्योंकि बेचारे सोचते हैं तो नाक कट गई, सारे लोग क्या कहेंगे, साला बच्चे को रुला रहा है, इतनी छोटी सी चीज दिला नहीं रहा है। और वो किसी भी तरह से वो खिलौना तुम्हें दिला देते थे। और अगर ये टिकट चाहिए तो तुम्हें ऐसे ही बच्चा बनना पड़ेगा। हेलो, सभ्य आदमी को टिकट नहीं मिलेगी। अगर आप अप्लाई की तरह जेंटलमैन बन के जाइए, सर मुझे यूनिवर्सिटी की टिकट चाहिए, आप देंगे प्लीज, तो अप्लाई मेरी खत्म हो गई, मिल ही नहीं सकती। और अगर आप सभ्य हैं तो कभी दूरी बनेंगे ही नहीं। आप कहेंगे मैं देखकर रहूंगा, क्या बोलेंगे, जिंदगी बच जाओ एक बच्चे की तरह। सर मुझे जाना है और मैं किसी हालत में जाकर रहूंगा, और अगर मैं नहीं गया तो तुम्हारे घर के बाहर आंदोलन करूंगा, और अगर तुमने नहीं जाने दिया तो तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। मैं आरसीएम की यूनिवर्सिटी को नहीं होने दूंगा, मैं जाकर रहूंगा। इतने जिद्दी बच्चे ही तो तुम्हारी अप्लाई ढूंढ रही है, उन्हें यही तो ऐसा ही तो आदमी चाहिए जो तुम मिल गए। और जिस दिन तुम ऐसा करना चालू कर दोगे उस दिन ये टिकट तुम्हें मिल जाएगा। ये पेपर मैंने आउट किया है, प्लीज आप मेरे पास टिकट की डिमांड लेकर नहीं आएंगे। कल आप मेरे पास ही जाएंगे, आपकी अप्लाई है आप दे दो, तो मैंने तो ये पेपर आपको आउट किया है, आपकी अप्लाई के लिए, मेरे लिए नहीं है। ये फॉर्मूला मेरे लिए लागू नहीं होता, क्योंकि मैं तो खुद ही बता रहा हूं, ठीक है जी। तो ये है माहौल बनाना और माहौल दिखाना, ये काम आपका है। अब अंतिम बात को समझ लें, आरसीएम का पीछा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरसीएम के पास नायाब कर, आरसीएम के पास ऐसे प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, पूरी दुनिया में कोई कंपनी सोच नहीं सकती। वेज ओमेगा आरसीएम के पास है। दुनिया में कोई कंपनी का नाम सुना हो जो वेज ओमेगा बनाती हो? ये पहली ऐसी कंपनी है जो वेज ओमेगा बनाती, वेज ओमेगा। और मजे की बात है, मछली के तेल में से ओमेगा बनता है, हर जगह नॉन वेजिटेरियन होता है, लेकिन आरसीएम की कंपनी ने मछली कहां से ओमेगा लेती है, उस पेड़ पौधों को ढूंढकर वेजिटेरियन ओमेगा बना दिया। आज अगर आप बात करेंगे तो पूरी इंडिया में एक भी कंपनी नहीं है जो वेज ओमेगा पे काम करती है। आरसीएम के पास गुड डॉट है, दुनिया की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास गुड डॉट नहीं है। WHO के आंकड़ों के अनुसार आने वाले में समय में सारी बीमारियां नॉनवेज की वजह से होने वाली है। अभी जितनी भी बीमारियां पिछले 10 सालों से हो रही है वो किसी न किसी जानवर की वजह से आ रही है, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो। आप बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम करेंगे, कोरोना तक, ये सब जानवरों से आती हुई आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में भी सारी बीमारियां जानवर से आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम जानवरों की हाइजीन का ही ख्याल नहीं रखते। हम मुर्गा लेने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो मुर्गे वाले के पास 2 मुर्गे हैं, एक मुर्गा तेज गति से बोल रहा है कुकड़ुक, और एक मुर्गा पहले ही लटका हुआ है। वो पहले किसको काटे? जो खुद ही लटका हुआ है, क्या तुम्हें नहीं लटका है? लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे। उस नॉनवेज से कितनी तरह की बीमारियां हो सकती है हमें पता ही नहीं, क्योंकि WHO कहती है ये मुकेश कोठारी या कोई जर्नलिज्म का व्यक्ति नहीं कहता। लेकिन फिर भी लोग क्यों खाते हैं? लोग इसलिए खाते हैं
कि सबसे बेस्ट प्रोटीन नॉनवेज में पाया जाता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन नॉनवेज में पाए जाते हैं, और नॉनवेज एक बार अगर टेस्ट में जम जाए तो दूसरी चीज पसंद नहीं आता। पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च होने लगी कि क्या अल्टरनेट हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी जिसमें बिल गेट्स ने अपने शेयर इन्वेस्ट किए हैं, बियॉन्ड मीट अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने ऐसी मीट का आविष्कार कर दिया जो 100% वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन है, लेकिन देखने से भी मीट लगती है, खाने से भी मीट लगती है, प्रोटीन भी मीट से ज्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी मीट से ज्यादा है, और मीट से कम रेट है, और अगर किसी को अगर बताओ नहीं कि ये मीट है तो मीट समझ कर ही खाकर चला। उसी कंपनी से टाइप करके आरसीएम गुड डॉट पे वो प्रोडक्ट निकाल के बताया, और वो प्रोडक्ट का डेमो चाहिए, क्योंकि मुकेश कोठारी तो बहुत ज्यादा गप्पे मार रहा है यहाँ पर बैठा बैठा, बड़े बड़े हाथी की बात कर रहा है, आपको मेरे बातों पे बिलीव हो ही नहीं रहा होगा। तो बाहर स्टॉल लगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी किया, 50 रुपए में भाई साहब खाना नहीं मिलता, बढ़िया समोसा नहीं मिलता, बाहर आपको फर्स्ट क्लास बिरयानी मिलेगी। वो चीज आप खाकर देख लेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा नहीं हुआ, कम से कम अच्छा तो खाना खा के जाएंगे। मार्केट में कौन सा छोटा खाना कौन सा आप खाते हैं हमें पता नहीं, लेकिन एक अच्छा खाना आपको बिरयानी के रूप में वहां पर मिलेगा, 50 रुपए का, क्योंकि वहां पर केवल 100 प्लेट बनाई गई है। तो धक्का मुक्की नहीं करें, नंबर नहीं आए तो एक में से 4 खा लें, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट के लिए है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। एंड थर्ड, एक ऐसा नया प्रोडक्ट जो आने वाले 10 सालों तक भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आने की संभावना नहीं है, दैट इज कॉल्ड गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल क्या है? आज के 70 साल पहले जैपनीज लोग ने गामा ओरिजिनल को ढूंढ निकाला। चावल को निकालने के प्रोसेस के दौरान उसके छिलके के नीचे भूरे कलर की परत होती है, उसे ब्रान कहते हैं। ब्रान में तेल पाया जाता है, और राइस ब्रान तेल के बारे में आपने सुना होगा। ये दुनिया का सबसे उत्तम तेल है, ये भारत सरकार नहीं पूरी दुनिया की रिसर्च कहती है कि इससे बेटर खाने का कोई तेल दुनिया में होता ही नहीं। उस तेल निकालने की प्रोसेस के दौरान गामा ओरिजिनल का उद्भव होता है, और गामा ओरिजिनल के बारे में बताया गया कि दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खाने का पार्ट है। ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई कैप्सूल नहीं है, कोई गोली नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल एक प्राकृतिक चीज है जो हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करती है, हमारे शरीर में अब तक हम जो भी खाते हैं वो टारगेटेड चीज खाते हैं। जैसे प्रोटीन खाते हैं तो मसल बनता है, विटामिन सी खाते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, विटामिन ई लेते हैं तो चमड़ी और त्वचा सही होती है। पर्टिकुलर एक न्यूट्रिशन किसी शरीर के एक दो अंगों पर काम करते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनल जो शरीर में जाकर शरीर की कमियों का खुद पता लगा लेता है। ये अंदर जाने के बाद ये संतरी की तरह पूरे शरीर का निरीक्षण करता है कि इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको शुगर तो नहीं है, इसको लीवर खराब तो नहीं है, इसको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, इसके हार्ट डिजीज तो नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पता करता है और उस प्रॉब्लम पर जाकर अटैक करता है मशीन और उस प्रॉब्लम को ही खत्म करता है। और ऐसे शानदार शानदार टेस्टिमोनियल मुकेश कोठारी के पास ये YouTube पर गामा ओरिजिनल सर्च करने से आपको मिल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। और यहाँ पर भी कहीं प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेंगे जो गामा ओरिजिनल इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग गामा ओरिजिनल इस्तेमाल कर रहे हैं हाथ दीजिए। अब देखिए जो लोग नए हैं, देखिए इतने लोग तो गामा ओरिजिनल पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको गामा ओरिजिनल लेने के बाद अपनी कई सालों पुरानी प्रॉब्लम में कोई ना कोई फायदा हुआ है। हाथ उठा दीजिए। ओहो, इतने सारे लोग हैं। कई हमारी बहनों को थायराइड होगा वो खत्म हो गई, कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल का अटैक होगा वो खत्म हो गया होगा, लीवर की, डिप्रेशन की, चमड़ी की संबंधित कोई भी बीमारी हो, नींद नहीं आने की कोई भी समस्या हो, इन सारी समस्याओं पे गामा ओरिजिनल काम करता है। और ये गामा ओरिजिनल अगर आपने रेगुलर लिया तो बहुत बड़ा काम आपके जीवन में होने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अफजल जी का देने वाला हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सारे वॉलंटियर्स और टेक्नीशियन का देने वाला हूँ। और मेरे पास एक स्लिप आई है जिसके बारे में आपको वर्णन करके बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि गर्मी बहुत है और सब लोग बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, इसलिए सभी लोगों का खाना आज मेरे घर पर है। पर जोरदार तालियां, सभी लोगों का खाना इनके घर पर है।
लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर का एड्रेस नहीं बताऊंगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप डिसाइड कर लो कि खाना कहाँ मिलेगा, तो अपने अपने घर पर ही खाना पड़ेगा। ये नहीं जाएंगे पकड़ेंगे क्या आपसे और खा लेंगे। 4 नवंबर को सफायर अचीवर आनंदियो मिश्रा जी, वेस्ट बंगाल से आनंदियो मिश्रा जी है, और उनकी खास बात है ये यंगेस्ट सफायर है। ये जब 18 साल के हुए थे ना, तब उन्होंने आरसी ज्वाइन किया था और मेरी पहली मीटिंग में आए थे। और मजे की बात है कि मैंने बस साहब को और मिस्टर अवधेश सिंह को बहुत डांटा था। मैंने कहा तुम्हारे से पब्लिक की गति नहीं होती, तुम बच्चों को पकड़ पकड़ कर लेके आ जाते। लेकिन वो बच्चा इतना बड़ा कारनामा करके बताएगा, किसी भी पता नहीं हुआ। आनंदियो मिश्रा उसकी प्रतिरूप है, और आनंदियो मिश्रा जी के सुनने से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। और आनंदियो मिश्रा जी के इस फंक्शन को जो 4 नवंबर को होने वाला है, आशीर्वाद मैरिज हॉल के अंदर गाजीपुर के अंदर ये फंक्शन होने वाला है। सभी लोगों को सुबह 11 बजे पूरी एडवांस में तैयारी कर वहां पर पहुंचना है। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरे साथ एक और बात बोलेंगे आप, माहौल और माहौल। मेरे साथ थोड़ा तेज बोलेंगे, पीछे से आवाज थोड़ी कमजोर आ रही है। माहौल माहौल बनाना है और दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अफजल जी को इन्वाइट करूंगा, आइए, सबको धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके सम्मान में बढ़िया वाली ताली दोस्तों, बढ़िया वाली ताली। और सबको हमने शानदार एजुकेशन, शानदार मोटिवेशन, एक शानदार माहौल दिया। यस यस यस। एक बार बढ़िया वाली ताली से सर का दिल से सम्मान करेंगे सर। सम्मान करेंगे सर। और गाजीपुर वाले बताएंगे कि सम्मान कैसे होता है। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, आज की मीटिंग कैसे लगी आपको? आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा? कैसी लगी? कैसी लगी? दोस्तों, वो झकास वाली तालियां, वो झकास वाली सीटियां, वो झकास वाली भूख का अब मुझे गाजीपुर वालों की धरती से देखना है। तो दिखा सकते हैं क्या? पता चले, ताकि सबको पता चले कि गाजीपुर वालों में जोश है, जुनून है। और अगली बार जब केस बुधाई इसी हाथ में आए, तो ये हाथ में खड़ा होने वाली जगह लग रहा है। ये सारो तो एक्साइटेड है? दिल खोल के सर के सम्मान में दिल खोल के तालियां बजाइए। हिंदुस्तान के टॉप सफायर आनंदियो मिश्रा जी, ये सब लोग। और उसी हाथ में, जिस हाथ में तो पहले भी करते थे, ये सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय आसिया।